तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत और नोट्स हैं वे ऐसी ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की एक पूरी की पूरी गोल्ड माइन है। लेकिन हमारा मिशन आज इन भारी भरकम तिथियों या नदियों के नामों की कोई बोरिंग सूची पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य है उस कहानी को डिकोड करना जो इन कंक्रीट की विशाल दीवारों के पीछे छिपी है, ताकि जब परीक्षा में कोई क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग का सवाल सामने आए तो जवाब रटना ना पड़े, बल्कि वो पूरी तस्वीर दिमाग में छप जाए। हाँ, तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक शब्द से करते हैं, बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज। अक्सर लोग इस शब्द को बस पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आजादी के ठीक बाद के भारत को देखें तो देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर समस्या का अलग अलग समाधान निकाला जा सके। मतलब पैसे और तकनीक पर दोनों की कमी थी। बिल्कुल। इसलिए एक ऐसा विशाल ढांचा तैयार करने की सोच बनी जो एक साथ कई मोर्चों पर काम करे। बहुउद्देश्य का असली मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाढ़ के उफान को एक शांत झील में बदल दे और फिर उसी रुके हुए पानी को नहरों के जरिए सूखे खेतों तक पहुंचाए। हाँ, और तीसरी चीज, जब वही पानी ऊंचाई से गिरे तो टरबाइन घुमाकर पूरे राज्य के लिए बिजली पैदा करे। एक ही तीर से तीन बड़े निशान हैं। बिल्कुल, यही इस कंसेप्ट की खूबसूरती है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं और अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल की किताबों में एक नाम बहुत प्रमुखता से आता है जो अपने विशाल आकार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, महानदी पर बना हीराकुड बांध। हीराकुड आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग के शुरुआती और मैं कहूंगा सबसे साहसिक कदमों में से एक है। ये ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। और इसका निर्माण कार्य तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था ना? हाँ, 1948 में ही शुरू हो गया था, यानी देश के आजाद होने के ठीक एक साल बाद। और फिर अगस्त 1956 में जाकर ये विशाल ढांचा पूरी तरह से तैयार हुआ। इसके आकार के जो आंकड़े हैं वे सच में दिमाग को चकरा देने वाले हैं। ये संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में है। इसकी ऊंचाई 80.96 मीटर है। 80 मीटर से ज्यादा, जो कि अपने आप में गगनचुंबी इमारत के बराबर है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज इसे सच में एक अजूबा बनाती है वो है इसकी लंबाई। जो मुख्य बांध है जो नदी की धारा को रोकता है वो 4.8 किलोमीटर लंबा है। सिर्फ मुख्य बांध? हाँ, और अगर हम इसके पूरे फैलाव को नापें, यानी दोनों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ने वाले मिट्टी और कंक्रीट के पूरे स्ट्रक्चर को, तो कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर बैठती है। 25.8 किलोमीटर? इसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है कि ये एक हाफ मैराथन की दूरी से भी ज्यादा है। इंसान द्वारा बनाया गया एक ऐसा ढांचा जिस पर पूरी की पूरी हाफ मैराथन दौड़ आयोजित की जा सकती है। और इसीलिए दुनिया का सबसे लंबा बांध है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि 1948 के उस दौर में जब हमारे पास भारी भरकम मशीनों की भारी कमी थी, तब इतना विशाल काम हाथ में लिया ही क्यों गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका सीधा जवाब उस समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती में छिपा है, खाद्य सुरक्षा। इतने बड़े पैमाने पर दीवार खड़ी करने का मकसद कोई विश्व रिकॉर्ड बनाना नहीं था। महानदी मॉनसून के दौरान भयंकर तबाही मचाती थी और बाकी साल सूखा रहता होगा। एग्जैक्टली, पानी की कमी हो जाती थी। तो इस बांध ने उस पानी को रोककर एक ऐसा रिजर्वॉयर बनाया जिसने खेती की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। मैं इसके कुछ आंकड़े देख रहा था। इस एक परियोजना से खरीफ की फसलों के लिए लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हुई और रबी की फसलों के लिए 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। मतलब वो लाखों हेक्टेयर जमीन जो पहले या तो बाढ़ में डूब जाती थी या फिर सूखे से मर जाती थी, उसे सीधा जीवन दान मिल गया। और यही इसका असली बहुउद्देशीय प्रभाव है। महानदी का उफान शांत हो गया, ओडिशा के किसानों को साल भर खेती करने का भरोसा मिल गया और वहां के उद्योगों को पनबिजली। मतलब भूगोल का एक सिंगल फैक्टर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का इंजन बन गया। बिल्कुल। खैर, अब एक विशालकाय एकल बांध के कंसेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हीराकुड एक ही जगह पर मजबूती से खड़ा एक पहाड़ जैसे, लेकिन अब हम जिस परियोजना को डिकोड करेंगे वो एक जगह पर नहीं है। वो एक तरह की रिले रेस है। हाँ, एक रिले रेस जहां नदी का पानी एक से दूसरे से तीसरे बांध तक सफर करता है और दो अलग अलग राज्य एक ही नदी की ताकत को साझा करते हैं। हम बात कर रहे हैं चंबल घाटी परियोजना की। चंबल नदी का अपना एक अलग ही मिजाज है। मध्य प्रदेश के महू, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है, उसके पास विंध्यन पर्वत श्रेणी की जनापाव पहाड़ी से ये नदी निकलती है।
और वहां से ये उत्तर की तरफ जाती है। हाँ, एक बहुत ही बीहड़ और पथरीले रास्ते से बहती हुई अंततः उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में जाकर विलीन हो जाती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम चंबल परियोजना को पढ़ते हैं ना, तो ये किसी एक जिले या एक जगह पर खत्म नहीं होती। परीक्षाओं में ये हिस्सा अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। और इसमें बांधों की एक पूरी श्रृंखला है जिसे कैस्केड कहते हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो एक ही नदी पर इतने सारे बांध एक साथ क्यों? देखिए, इसे कैस्केड सिस्टम कहते हैं और ये वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार तकनीकी तरीका है। जब एक नदी बहुत लंबी दूरी तय करती है और उसका ढलान तेज होता है, तो सिर्फ एक जगह बांध बनाने से उसकी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पाता। मतलब पानी की ताकत बर्बाद हो जाती है। हाँ, और नदियां राजनीतिक सीमाएं तो जानती नहीं है। चंबल मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, इसलिए दोनों राज्यों ने मिलकर तय किया कि पानी की एक एक बूंद से अधिकतम ऊर्जा निकाली जाए। और इस रिले रेस का पहला स्टेशन है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। और ये करीब 62 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण की जो टाइमलाइन है, वो इस पूरे कैस्केड सिस्टम की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए बहुत अहम है। इसका शिलान्यास 1954 में किया गया था, और फिर 1957 में वहां बिजली बनाने का काम शुरू हुआ। अंततः नवंबर 1960 में जाकर ये पूरा प्रोजेक्ट अपने मुकाम पर पहुंचा। और जैसे ही पानी गांधी सागर के टरबाइन घुमाकर आगे बढ़ता है ना, वो राजस्थान की सीमा में प्रवेश करता है। यहीं से इस रिले रेस का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पानी पहुंचता है राणा प्रताप सागर बांध में। बिल्कुल, वहां बिजली बनाता है और फिर आगे बढ़कर जवाहर सागर बांध में पहुंचता है, जो कोटा शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यानी एक ही पानी की धारा को बार बार रोका जा रहा है और हर बार उससे बिजली पैदा की जा रही है। इससे ही नदी की ऊर्जा को पूरी तरह से निचोड़ लेना कहते हैं। और एग्जाम्स के लिहाज से ये जो मैच द फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अहम है। सवाल सीधा आता है कि इनमें से कौन सा बांध किस राज्य में है। तो दिमाग में साफ होना चाहिए कि शुरुआत मध्य प्रदेश के गांधी सागर से होती है और फिर नदी राजस्थान में जाकर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर का निर्माण करती है। चंबल का ये मॉडल ये भी सिखाता है कि जब दो राज्य विवादों को किनारे रखकर तालमेल बिठाते हैं, तो परिणाम कितना शानदार हो सकता है। सही बात है। खैर, अब तक हमने विंध्य के पठारों और मैदानी इलाकों की बात की, लेकिन भारत का भूगोल हिमालय के बिना अधूरा है। मैदानी नदियों को नियंत्रित करना एक बात है, लेकिन पहाड़ों की छाती चीरकर बहने वाली नदियों को रोकना पूरी तरह से एक अलग ही चुनौती है। तो चलिए मैदानी इलाकों से सीधे चलते हैं उत्तराखंड की उन खड़ी पहाड़ियों और गहरी खाइयों की तरफ, जहां गुरुत्वाकर्षण और पानी की गति अपने चरम पर होती है। बात करते हैं हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित टिहरी बांध परियोजना की। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो टिहरी बांध की लोकेशन बहुत ही विशिष्ट है। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और नदियां कौन सी हैं यहाँ? अगर सटीक जगह की बात करें तो ये उस बिंदु से थोड़ा ही आगे बना है जहां भागीरथी और भिलांगना नदियां आपस में मिलती हैं। मुख्य रूप से ये विशालकाय ढांचा भागीरथी नदी की धारा को रोकने के लिए खड़ा किया गया है। इसके उद्देश्य तो वही हैं, सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ नियंत्रण और भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन। लेकिन जब हम इसकी टाइमलाइन देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? देखिए, योजना आयोग ने इस परियोजना को 1972 में ही अपनी हरी झंडी दे दी थी, लेकिन इसका वास्तविक निर्माण कार्य 1978 में जाकर शुरू हुआ। कागज पर मोहर लगने और जमीन पर फावड़ा चलने के बीच पूरे 6 साल का गैप। ऐसा क्यों? क्या पहाड़ों में काम शुरू करना मैदानों से इतना ज्यादा जटिल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हिमालय कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये एक बहुत ही युवा और भूवैज्ञानिक दृष्टि से अस्थिर पर्वत श्रृंखला है। मतलब वहां की जमीन लगातार खिसक रही है। बिल्कुल। इसी कारण ये पूरा क्षेत्र उच्च भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन में आता है। तो मतलब एक ऐसी जगह जहां अक्सर भूकंप आते हैं, वहां अरबों लीटर पानी को रोकने के लिए कंक्रीट की एक विशाल दीवार खड़ी करना, ये तो बहुत बड़ा जोखिम लगता है। और यही कारण है कि इसमें इतना समय लगा। भागीरथी जैसी नदियां जब ग्लेशियर से निकलकर नीचे आती हैं ना, तो उनके प्रवाह में अकल्पनीय गतिज ऊर्जा होती है। तो उसे रोकना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ऐसे तीव्र प्रवाह को एक संकरी घाटी में रोकने के लिए डिजाइन तैयार करना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं था।
उन 6 सालों में व्यापक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुए, चट्टानों की ताकत जांची गई। ये तय किया गया कि अगर कभी भयंकर भूकंप आए तो ये बांध उसे कैसे सहेगा। हाँ, ये हीराकोट की तरह किसी समतल जमीन पर मिट्टी का लंबा बांध बनाने जैसा काम नहीं था। ये तो प्रकृति की सबसे प्रचंड ताकतों से सीधे टकराने की तैयारी थी। और शायद इसी जटिलता को देखते हुए इसे किसी सामान्य सरकारी विभाग पर नहीं छोड़ा गया। इसके प्रबंधन के लिए विशेष रूप से टेहरी जल विद्युत विकास निगम यानी THDC की स्थापना की गई। सही कहा। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल के मुश्किलें नई प्रशासनिक और तकनीकी संस्थाओं को जन्म देती हैं। अब देखिए, हिमालय से बहकर आने वाला ये पानी जब मैदानों में पहुंचता है तो उसका चरित्र बदल जाता है। टेहरी में हमने देखा कि पहाड़ों में नदी को कैसे काबू किया गया। लेकिन जब कोई नदी मैदानों में आकर बेकाबू हो जाए और हर साल बर्बादी का पर्याय बन जाए तो उसे कैसे संभाला जाता है? ये हमें हमारे अगले और बहुत ही अहम विषय की तरफ ले जाता है। एक ऐसी नदी जिसे उसके विध्वंसक स्वभाव के कारण बंगाल का शोक कहा जाता था। हम दामोदर नदी की बात कर रहे हैं। दामोदर हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है। आज भले ही ये शांत लगे, लेकिन एक समय था जब ये नदी मानसून के दौरान भयंकर बाढ़ लाती थी। इसका पानी अपने किनारों को तोड़कर पूरे बंगाल में तबाही मचाता था और साथ में भारी मात्रा में प्रदूषण भी लेकर आता था। इसीलिए इसे बंगाल का शोक नाम दिया गया था। लेकिन फिर भारत ने एक ऐसी भौगोलिक सर्जरी को अंजाम दिया जिसने इस नदी का पूरा इतिहास ही बदल दिया। एक तबाही मचाने वाली नदी को पूरी तरह से पालतू बना लिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए प्रेरणा भारत से नहीं बल्कि सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। अच्छा, अमेरिका का कौन सा मॉडल? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बात 1948 की है। देश नया नया आजाद हुआ था और दामोदर घाटी निगम या DVC की स्थापना की गई। DVC? हाँ, ये सिर्फ एक सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट नहीं था। ये एक नए राष्ट्र का अपनी नियति और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने का पहला बड़ा कदम था। और ये अमेरिका वाले मॉडल पर आधारित था? बिल्कुल। इसकी पूरी रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर आधारित थी। अमेरिका ने टेनेसी नदी की बाढ़ को रोकने के लिए एक प्राधिकरण बनाया था जिसने उस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया था। भारत ने उसी तर्ज पर DVC का निर्माण किया। और ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जहां सिर्फ एक बांध बनाकर काम खत्म कर दिया गया हो। ये भी चंबल की तरह ही एक पूरा नेटवर्क था। और परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। हाँ, नदियां, उनके बांध और वे किस जिले में हैं, ये अक्सर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। तो चलिए इस नेटवर्क को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिलिया बांध की। इस पूरे मास्टर प्लान के पहले चरण में कई बांध बनाए गए। तिलैया बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर बनाया गया था। ये झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है ना? जी, और इसका निर्माण 1953 में पूरा हुआ। ये बाढ़ के पानी को रोकने वाली पहली बड़ी रुकावट थी। उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1955 में एक और बांध तैयार हुआ, कोनार बांध। इसका नाम याद रखना थोड़ा आसान है क्योंकि ये कोनार नदी पर ही बना है और ये हजारीबाग जिले में स्थित है। फिर हम वापस उसी बराकर नदी पर आते हैं जहां तिलैया बना था। हाँ, वहां 1957 में मैथौन बांध का निर्माण पूरा किया गया। ये झारखंड के धनबाद जिले में है। आप पैटर्न देख सकते हैं कि कैसे हर 2 साल में एक नया बांध सिस्टम में जुड़ रहा था। बिल्कुल, 1953, 55, 57 और इसी पहले चरण की कड़ी में आखिरी बड़ा नाम है पंचेत हिल बांध। ये मुख्य दामोदर नदी पर स्थित है, मैथौन बांध से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में। ये भी धनबाद जिले में ही आता है और इसका निर्माण 1959 में पूरा हुआ। तो तिलैया, कोनार, मैथौन और पंचेत हिल, ये 4 नाम। उनसे जुड़ी बराकर और दामोदर नदियां और कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद जैसे जिले। ये क्रोनोलॉजी और मैचिंग का एक परफेक्ट सेट है। बिल्कुल है। लेकिन रुकिए, इन बांधों के बाद एक और नाम आता है दुर्गापुर बैराज। अब यहां एक वैचारिक स्पष्टता की जरूरत है। हमने इतने सारे बांधों की बात की, तो फिर ये बैराज क्या चीज है? बांध और बैराज में बुनियादी फर्क क्या होता है? ये बहुत ही शानदार और तकनीकी सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है। देखिए, बांध या डैम का मुख्य काम होता है पानी को रोकना और एक विशाल जलाशय या झील का निर्माण करना। जैसे तिलैया या मैथौन ने पानी को एक जगह इकट्ठा किया। हाँ, वो तो हम समझ गए। लेकिन बैराज पानी को स्टोर करने के लिए नहीं बनाया जाता।
बैराज का मुख्य काम होता है उस आ रहे पानी के रास्ते को मोड़ना, यानी उसे डाइवर्ट करना। अच्छा, मतलब बांध पानी को रोकता है और बैराज उसे दिशा देता है। बिल्कुल सही पकड़े। तिलैया, कोनार, मैथौन और पंचायत ने दामोदर के तेज बहाव और बाढ़ को नियंत्रित कर लिया। अब वो शांत और नियंत्रित पानी जब आगे बढ़कर दुर्गापुर बैराज तक पहुंचता है तो बैराज उस पानी को रोककर 2 विशाल नहरों में मोड़ देता है। और ये नहरें कहाँ जाती हैं? ये नहरें बर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की सूखी जमीन तक जाती हैं। जो नदी कभी अपने उफान से इन जिलों को डुबो देती थी, आज उसी नदी का पानी बैराज के जरिए अनुशासित होकर इन खेतों में जीवन दे रहा है। क्या बात है। बंगाल के शोक से एक जीवनदायिनी व्यवस्था तक का ये पूरा सफर सच में आधुनिक इंजीनियरिंग और दूरदृष्टि का बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल है। ये पूरी चर्चा हमें सोचने पे मजबूर करती है कि भूगोल की किताबें सिर्फ अतीत का दस्तावेज नहीं है, वे भविष्य के निर्माण की कहानियां हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने जो सफर तय किया है वो काफी व्यापक रहा। हाँ, हमने शुरुआत की महानदी पर खड़े हीराकुड से, जिसके 25.8 किलोमीटर के विस्तार ने हमें ये समझने में मदद की कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर बनी संरचनाएं देश की खाद्य सुरक्षा का आधार बनी। फिर हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नदी की उस रिले रेस को समझा, जहां गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांधों का कैस्केड सिस्टम पानी की हर एक बूंद से ऊर्जा खींच लेता है। उसके बाद हमारा सफर हिमालय की भूवैज्ञानिक चुनौतियों की तरफ गया, जहां भागीरथी और भिलांगना के संगम पर टिहरी बांध बनाने में लगने वाले समय और जोखिम पर हमने चर्चा की। और अंत में डीवीसी की वो भौगोलिक सर्जरी जिसने अमेरिका के मॉडल से प्रेरणा लेकर 4 बांधों और एक बैराज के जरिए एक विनाशकारी नदी को बंगाल की जीवन रेखा में बदल दिया। इन सभी कहानियों में एक पैटर्न है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कौन सा बांध कहाँ है, ये समझना जरूरी है कि वो वहां क्यों है। बिल्कुल।